हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.6 जो कि है एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स पोल के टॉपिक के ऊपर, यानी कि कैसे हम एंगल ऑफ डिपार्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पोल की मदद से। देखिए वो कह रहा है गिवन द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इन फिगर ए, यानी कि फिगर ए जो आपको दी गई है उसमें एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया है जिसमें आपने एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है कॉम्प्लेक्स पोल्स में से। स्केच द रूट लोकस को भी ड्रा करना है। बच्चों आप देखें रूट लोकस को ड्रा करने के लिए आपको एक एक पॉइंट सारा वो रिपीट करना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो वो मैं आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्योंकि उसमें हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑल द पार्ट्स विल रिपीट इन दैट स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा। अभी मैं बस आपको सिंपल इसका स्केच दिखा दूंगा रूट लोकस का, और हम अभी यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर असल में निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है एंगल ऑफ डिपार्चर बनता कब है, जब आपके पास पोल कम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा हो। देखें नाम भी यही है कम्प्लेक्स पोल। अब जरा गौर करें यहाँ पे हमारे पास जो जीरो है, एक जीरो बन रहा है -2 पे। अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ जी यहाँ पे रफ अमल में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बस जे ओमेगा एक्सिस और सिग्मा का एक्सिस ड्रा करना और फिर बाकी सारा काम आपके सामने ही होगा। ये सिग्मा का एक्सिस आ गया और ये बच्चों आ गया मेरे पास जे ओमेगा एक्सिस। देन इट्स योर टाइम। ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर करें हमारे पास जीरो कहाँ पे बन रहा है, -2 पे। फर्स्ट पोल बन रहा है -3 पे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई ऊपर करता हूँ मैं। मेरे पास टर्म है s स्क्वायर प्लस 2s+2। इसको जीरो के इक्वल रख के आपने ना देखना है इसकी क्या वैल्यू आती है। देखें बच्चों इसका कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला लगा लेते हैं। इसका स्केयर आ गया +2 इंटू ए इंटू बी, वो वाला फार्मूला आपको याद है ना, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी होल के स्केयर के। वो फार्मूला लगा के आपने कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूले से एस की रूट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। देखें ए हमारे पास एस आ गया। अब इसको किस नंबर से वैल्यू दूँ, ये 2s ही रहे, वो है 1, यानी इसका जो नंबर है वो 1 है। बी की वैल्यू इसमें 1 है, तो 1 का स्केयर ऐड भी कर दें माइनस भी कर दें, +2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या आ गया, +1 होल का स्केयर, और -1 जब 2 में से हुआ तो ये रह गया 1, 1 उधर जाके हो गया -1। दोनों साइड पे जब हमने अंडर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे रह गया s+1, ये कैंसिल आउट हो गया। और आपको पता है इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के साथ प्लस माइनस होता है। यहाँ पे तो पूरा स्क्वायर रूट ही कैंसिल आउट हो गया ना। तो इस साइड पे हमारे पास आ गया +-j, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये आयोटा के बराबर होता है अंडर रूट -1। तो आपके पास s की वैल्यू आ रही है -1 + -j, यानी कि आपके पास जो पोल है बच्चों, फर्स्ट पोल वो लोकेटेड है, देखो यहाँ पे ये मैं लगा रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, -1 + j और -1 -j पे। तो ज़रा गौर करो, आपने एक साइड पे ले लेना है 1j, एक साइड पे ले लेना है -j, यानी -1j, और ऐसे ही यहाँ पे आपका होगा 1। अब ज़रा गौर करो बच्चों, एक पोल आपका यहाँ पे बन रहा है, एक पोल आपका यहाँ पे बन रहा है। देखें 1 + 1j, ठीक है, 1 - 1j, तो ये दोनों रूट्स हो गए इसमें। तो ये आपके दो पोल आ गए। अब हम बात करते हैं बाकी के पोल्स की। तो देखो बाकी के पोल कहाँ कहाँ पे बनते हैं, एक ही पोल है बाकी -3 पे जो बन रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं -3 पुट करता हूँ तब ये मेरे पास इन्फिनिटी आएगा, यानी कि -3 पे एक पोल बनता है। तो ये -3 यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दें, ठीक है, ताकि ये पोल को लोकेट कर सके, यानी यहाँ पे एक पोल है हमारा, ओके हो गया। अब उसके बाद एक बच्चों हमारा 0 है। एस की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास गेन का आंसर 0 आएगा। तो 0 यानी -2 पे है मेरे पास। तो 0 को यानी कि मेंशन करने का तरीका होता है सर्कल लगाना। तो ये -2 पे आ गया, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है। उसका तरीकाकार ये है, ये देखें, ये एक आपके पास आ जाएगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को अगर मैं आपस में मैच कर दूं, ठीक है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। बस कह लें बच्चों ने बनाया होता है, इतना ये मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से इन सबको आपने इस पॉइंट पे मैच इस पॉइंट से कनेक्ट कर देना, ज़ीरोज़ को। और ये क्या नाम है दूसरे भी, ये देखें, ये भी मैं इससे कनेक्ट कर दिया, ये भी इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। और अब इनके इस साइड पे कुछ एंगल्स आ जाएंगे। तो देखो बच्चों काफ़ी सिंपल सी बात है,
इन दोनों में से ना कुछ, यानी ये जो पोल है ना, इनमें से कुछ वेव्स यानी बाहर जाएंगी। वेव्स का मतलब है वो जो हमारे पास रूट लोकस में मैंने बोला था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है फिर ये एक दूसरे में से क्या करते हैं, ये फिर जो अपनी रूट लोकस की लाइंस होती हैं यहाँ से डाइवर्ट होती हैं। डाइवर्ट ये किस फॉर्म में होंगी, ये लेट्स से कह लें ये जो लाइन है ये भी इन्फिनिटी पे जा रही होगी, तो लिहाजा ये भी ऐसे कहीं पे डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसे ये नीचे वाली लाइन भी बच्चों कहीं कह लें डाइवर्ट हो जाएगी, लेट्स से यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट हो गई, तो ये दो लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बना होगा, जिस एंगल पे ये डाइवर्ट हुई हैं, उसको हम इस वाले एंगल को कह लेते हैं यार θ2, इसको कह लेते हैं θ1, इसको हम कह लेते हैं, यहाँ पे जो जीरो का एंगल बन रहा है यानी इससे मैच होने के बाद उसको हम कह लेते हैं θ3, और इसको कह लेते हैं θ4। ठीक है जी, ये सारे एंगल आपने निकाल लिए। निकाल के लिए मतलब कि आपने यहाँ पे सारे एंगल्स के नाम रख दिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमने मालूम क्या करना है बच्चों। जो आपका एंगल ऑफ डिपार्चर है ना, वो असल में ये है, देखें ये जो θ1 आपने यहाँ पे नाम रखा ना, वो असल में ये वाला एंगल है, यानी यहाँ से आपका जो रूट लोकस है वो डिपार्च करता है, डिपार्च। ठीक है, और एंगल ऑफ अराइवल की तरफ बढ़ता है, तो लिहाजा इतना जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, और यही हमने फाइंड आउट करना है θ1। ठीक है, तो θ1 अभी हम आपके सामने फाइंड आउट करेंगे। देखिए काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों। एंगल ऑफ जीरोस माइनस एंगल ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ पोल्स कौन कौन से हैं। θ1 एंगल ऑफ पोल है बच्चों, पहले एंगल ऑफ जीरो लिखेंगे ना, एंगल ऑफ जीरो हमने रखा है θ3, तो ये आ गया θ3। ठीक है, बाकी उसमें से माइनस हो जाएंगे एंगल ऑफ बच्चों क्या, एंगल ऑफ पोल्स माइनस हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ पोल्स कौन कौन सा है, एक है हमारा θ4 माइनस θ2 भी हमारा एंगल ऑफ बच्चों पोल है, ये है θ2 यार, θ2, और एंगल ऑफ θ1 ये एंगल ऑफ डिपार्चर, ये एंगल ऑफ θ1 जो है ना ये एंगल ऑफ डिपार्चर है, बट ये हमारे पास एक पोल का ही एंगल है क्योंकि ये हमारी पोल वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। ये θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपने ये θ1 कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों θ1 उधर चला जाएगा और इधर क्या होगा जी, इधर आके 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो गया, और बाकी सारे एंगल आ गए प्लस θ3 माइनस θ4 माइनस θ2। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एंगल्स, क्योंकि θ3 θ4 θ2 इन सब की वैल्यूज़ तो हमें पता नहीं है। बाय यूजिंग यहाँ पे हम बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल लेके, यानी कि जिसमें 90 डिग्री पाया जाता है, फिसागोरस थ्योरम की मदद से टेंजेंट के फार्मूला से एंगल मालूम कर लेंगे। देखें अभी मुझे θ3 अगर फाइंड आउट करना है, ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों। θ2 आपको ऑलरेडी फाइंड आउट है क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, देखें 90 डिग्री, तो डेट्स वाई ये θ2 आपका 90 डिग्री है, ये तो आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, θ2 इज 90 डिग्री। अब θ3 के लिए पहले मैं डायग्राम स्केच करता हूँ। देखें यहाँ से अगर आप स्केच करना शुरू करें, देखें ये ऐसे है, एक लाइन ऊपर जा रही है यहाँ पे, और ये एक ऐसे मैच है आपके उस सर्कल से, देखें जहाँ पे आपका थीटा बनता है वो। ठीक है, और ये नीचे से ऐसे कनेक्टेड है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ज़रा गौर करें, और अब ज़रा आपने देखना है बच्चों यहाँ पे आपका θ3 है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये लेंथ है 1j। ठीक है, यानी j लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 के बराबर है क्योंकि 0 से 1 तक गई है, तो ये 1 के बराबर है। अगर हम इस बेस की लेंथ की बात करें तो ये -1 से, ये -1 था सॉरी, -1 से -2 तक गई है, यानी कि डिफरेंस इसमें एक का आया, तो ये इसकी मतलब कि इस वैल्यू, ये भी वैल्यू इसकी 1 है। और आपको पता हो अगर आप एंगल निकालना चाहें तो उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर अवर बेस, ये फार्मूला होता है। तो ज़रा गौर करें आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होता है, ये परपेंडिकुलर है बी की वैल्यू, और ये आपके पास ए की वैल्यू है बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और उसके बाद बेस की वैल्यू भी 1 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे -180 डिग्री बच्चों। ठीक है, θ3 की जगह आ जाता प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि 1 आ रहा है। उसके बाद θ4 की अगर बात करूं बच्चों, ज़रा θ4 की डायग्राम देखिएगा आपने ना, ये परपेंडिकुलर बीच में ही रखना है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बीच में ही रखना है। अब आप क्या करो, ये देखो बच्चों, अब आपने इसको लंबा कर लेना है, ज़रा गौर करें ऐसे,
ये कुछ ऐसे हो गए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल अपनी जगह पे कायम है ये वाला। अब ज़रा गौर करें, ये -1 से लेके -3, इसकी जो लंबाई है बच्चों वो तो अभी सेम ही है, विड्थ चेंज हुई है, यानी बेस चेंज हुई है, परपेंडिकुलर का वही वैल्यू है, ठीक है। बेस क्या चेंज हुई है, अब ये -1 से लेके -3 तक का डिस्टेंस है। अगर आप चेक करो तो ये यहाँ पे दो का फर्क आया है, यानी ऐसे ही 1 2 3, आप माइनस के साइन को छोड़ो यार, अभी 1 2 3 यानी आपने 2 कदम चले हैं, तो लिहाजा आपकी बेस की वैल्यू 2 है यहाँ पे, b इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू 1 है। अगर आप ये पुट करते हो तो आपके पास क्या फार्मूला आ जाता है, बाहर माइनस है, आगे आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 1/2, और θ2 मैंने आपको बताया वैसे ही हमें पता चलता है 90 डिग्री है। लें जी बच्चों, इस पे आप फार्मूलेट करें इसमें, यानी कि वैल्यूज़ को डायरेक्ट कैलकुलेटर को दें, कैलकुलेटर आपको खुद ही बता देगा कि आपका आंसर क्या है। -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.5 हो जाएगा ये, -90 डिग्री। तो बच्चों ये आपके पास आता है -251.6 डिग्री, -251.6 डिग्री। अब देखें ये जो मेरे पास एंगल आया है ये मेरे पास चला गया है ये मुझे ये वाला एंगल बता रहा है, यानी ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर है जो यहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिपार्चर निकल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये आप कैसे मतलब कि लोकेट करोगे, क्या एंगल आ रहा है ये आपको लोकेट करना पड़ता है। अभी मैं आपको ना असल चीज़ बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले लगाना था आपने ये फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम स्केच होती है, ये जो एंगल की मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि यार आपको फारिग करके नहीं भेजना, आपको समझा के भेजना है। अभी वैसे ये एंगल ऑफ डिपार्चर नेक्स्ट एग्जांपल में भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। देखो ये सिग्मा था, ये जे ओमेगा था। सबसे पहले आपने बस इतना काम किया हुआ था जो मतलब करने वाला था, 1j -1j, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 था, आपने बस ये लोकेट किया हुआ था, यहाँ पे एक पोल बनता है, यहाँ पे एक पोल बनता है, और आपने ये लोकेट किया था कि -2 पे आपका 0 बनता है, और -3 पे आपका क्या बनता है बच्चों, -3 पे आपका बनता है एक और पोल। तो आपने इन सब को कनेक्ट किया इसके साथ, कॉम्प्लेक्स पोल के साथ, ठीक है। आप नीचे वाले के साथ भी कर सकते हो, ऊपर वाले के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जिसके साथ करोगे फिर सबको कॉमन रखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो आप हमेशा ऊपर वाले के साथ ही कर लो बच्चों, वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे मैच हो गए, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड थे ऐसे। यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये θ2 है हमारा, यानी एक नाम रख दिया, और यहाँ पे हमने कहा कि अभी मुझे ना यहाँ पे एंगल का नहीं पता, एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा जिसे मैं मालूम करना चाहता हूँ, वो θ1 है, वो भी हमने निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करना, ये सब मैंने इस पॉइंट पे मैच कर दिया, फिर मैंने इनके एंगल्स के नाम रखे, ठीक है, जो मतलब कि स्टेप वाइज बनता था काम। इसका एंगल मैंने रख दिया θ3 के नाम से, क्योंकि 2 नाम रख चुका था। फिर मैंने इसका एंगल रख दिया θ4, और बाकी आपके सामने ये स्टेप फॉलो की, और ये वैल्यू निकलने के बाद फिर पता मैं क्या करूंगा, मैं पकड़ूंगा अपने हाथ में डी उठाऊंगा। सबसे पहले यहां से जो वेव निकलनी है ना, वो निकलनी है -251, मतलब कि 251 पे निकलनी है यार। ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर यार, ये -251 है, ये एक लिहाज से 251 डिग्री ही है। ये देखो ये 270 डिग्री है ना, अगर ये 270 डिग्री है तो बिल्कुल इसके करीब करीब ही 251 बनता है। तो यानी ये कह लो यहाँ पे कहीं पे 251 बनता है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिपार्चर निकलता है। यही आपकी बुक वाले ने ड्रा किया हुआ कुछ इस तरह से, या मैं आपको दिखाता हूँ। उसने ना असल में ऐसे ड्रा किया हुआ है, क्योंकि वो 251 ना उसने एंगल ऑफ डिपार्चर शो करवाना था ना, और इसकी कह लें माइनस में आया हुआ है, तो माइनस में उसने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया कि ये ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे, ये आपको नज़र भी है, ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपने वो ये लेट से यहाँ पे 251 का बच्चों पॉइंट था, उसने क्या किया, उसने ऐसे लेयर निकाल के ऐसे नीचे ले गया, ठीक है। ये उसने ऐसे यहाँ पे खींचा। ऊपर एंगल ऑफ डिपार्चर ऊपर भी मेंशन करना था, तो ऊपर उसने क्या किया, आप देखो मुझे 251 लेके जाना है इस क्वाड्रेंट के बीच में, ये है 90 डिग्री और ये है मेरे पास 180 डिग्री। यहाँ तो बच्चों क्या करो, 180 डिग्री इसमें प्लस करके देख लो, क्योंकि 180 डिग्री प्लस करोगे इसमें तो ये -1 लेट से यार मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वैल्यू आई हुई है ना, इसमें अगर मैं +180 डिग्री कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है -71, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि -71 इस क्वाड्रेंट में काम चला गया मेरा। मैं पता क्या करूँगा, मैं ये करूँगा -251 में बच्चों, -251.6 में 90 डिग्री ऐड करके देखूंगा। मुझे बस ये है कि मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जमा या माइनस कर सकता हूँ, बस मुझे इस क्वाड्रेंट में इसके एंगल को लाई करवाना है। तो 90 अगर जमा करता हूँ फिर देखें मेरे पास क्या आती है, 161 आती है, ये भी काम की नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बात यहाँ पे आके रुकती है। करने को करना क्या है जी, सिंपल सी बात है, 180 और 251 है जी। तो हाँ जी, तो क्या किया जाए, मुझे 1 मिनट इसके बारे में बच्चों सोच लेने जी, इसके मुझे आइडिया नहीं था इतना।
हाँ तो बच्चों कह लो यार, काफ़ी दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा, फिर भी आ जाके अल्लाह का शुक्र है यार, इसका पता चल ही गया क्यों ये, मतलब इसका दूसरा एंगल कैसे हमारे पास आता है। देखें ये थीटा 1 तो आपको पता चल गया, थीटा 1 नहीं, ये थीटा 2 था, ठीक है जी, जो भी समझो यार। ये आपको ये वाला असल में एंगल मिला है, जो इसमें लाइक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा 2 था। अब थीटा 1 की बात करता हूँ, यानी कि वहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे मिलेगा। असल में बच्चों बात ये है यार, सिंपल थीटा 1 फाइंड करो या जो भी फाइंड आउट करो, आपने एंगल ऑफ डिपार्चर ड्रा करना है, तो वो आपको इससे पता चलेगा यानी कि ये कहाँ पे लाई करता है। अब ये -251 है, मुझे इसको लेके जाना है इस क्वाड्रेंट में। मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं पता क्या करूंगा, इसको एक पूरा राउंड लगवाऊंगा, यानी इसमें 360 डिग्री जमा करूंगा इस एंगल की वैल्यू में। जो भी आपके पास एंगल आएगा ना, अगर वो थर्ड एंगल में लाई करता है तो आप उसमें 360 डिग्री जमा कर दो, तो आपको एंगल 2 में मिल जाएगा। अगर आपके पास एंगल 2 में है, सॉरी क्वाड्रेंट 2 में है, तो फिर भी 360 डिग्री जमा करो, फिर भी वो इसी एंगल में आ जाएगा, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये देखो -251.6 में जब मैं 180 डिग्री जमा करता हूँ, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 108.4, और यही आपका एंगल थीटा 1 का डिपार्चर एंगल है। तो 108 डिग्री, लेट्स से ये देखो ये 90 डिग्री है, समथिंग लाइक डैट, यहाँ पे कहीं पे करके मेरे पास 108 डिग्री बनेगा। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डी तो यहाँ पे रखनी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे निकलेगा यहाँ से। ऐसे एक आपको बुक पे लाइन भी देखने को मिली होगी आंसर में, ठीक है जी। तो ये वही लाइन है, और एंगल ऑफ डिपार्चर है। तो बच्चों एंगल ऑफ डिपार्चर की ये तो लाइन हो गई। और अगर हम बात करें ये फ्लो कैसे करेगा, वो सिंपल सी बात है, वो इस तरह से फ्लो करके जाएगा, जैसे इसने यहाँ पे नीचे किया, ये इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ चला गई, ऐसे कर्व होके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्लो होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जब इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ओवरऑल पार्ट हमने सारे कहने रिपीट करने हैं, तो आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाएगी।